अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक तरफ बानी पीटीआई के साथ पसे पर्दा मामलात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बैरक तक रसाई और मुफाहमत की कयास आराइयाँ गर्दिश में हैं, तो दूसरी तरफ दोबारा एहतजाज, कंटेनर की तैयारी, इस्लामाबाद आने की बातें और अडियाला जेल के बाहर धरने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। यही दो रुखी इस वक्त पीटीआई की सियासत का बड़ा सवाल बन चुकी है। पहला इशारा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी के उस कंटेनर से मिलता है जो महज एक अलामत नहीं बल्कि एहतजाजी सियासत की पुरानी लुगत की याद दहानी है। 40 फुट तवील कंटेनर, उस पर दर्ज नारा आज़ादी या मौत, स्टेज की तैयारी और इस कंटेनर का खुद वजीर आला की जानिब से मुआयना, ये सब कुछ किसी कयास या अफवाह से आगे की बात है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत दी जा रही है। सवाल यह है कि अगर वाकई मुफाहमत का रास्ता खुल रहा है तो फिर ये तैयारी किस पैगाम की तर्जुमानी है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ इस तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता है। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ने का कोई हुक्म नहीं दिया, न किसी कंटेनर को इस्लामाबाद लाने की हिदायत दी गई है। उनके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात या मुज़ाहिमत के फैसले का इख्तियार दिया गया है। ये बयान बज़ाहिर मुफाहिमत की उम्मीद को तक़वियत देता है, मगर अमली तौर पर कंटेनरों की मौजूदगी और एहतजाजी बयानात इस दावे को कमज़ोर कर देते हैं। यही तजाद कयास आराइयों को मजीद हवा दे रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अपना बयान भी इस उलझन को मजीद गहरा करता है। एक तरफ वो वज़ीर आज़म से मुलाकात, एपेक्स कमेटी के इजलास और अमन व अमान पर बातचीत का जिक्र करते हैं, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में फैसलों, दबाव और इमरान खान के नजरिए पर किसी समझौते को सख्ती से रद्द करते हैं। उनका ये कहना कि वो बराबरी की सतह पर बात करेंगे, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत के दरमियान एक बारीक लकीर खींच देता है जिस पर चलते हुए किसी भी वक्त तवाज़ुन बिगड़ सकता है। इसी दौरान जुनैद अकबर का मामला पार्टी के अंदरूनी तनाव को मजीद बेनकाब करता है। पार्लिमानी पार्टी से बगावत, आज़ाद हैसियत इख्तियार करने की धमकी और दरबारी सियासत के इल्ज़ामात ये जाहिर करते हैं कि जब क़यादत के अंदर ही आवाज़ों को दबाने के शिकवे हों तो एहतजाज जैसा बड़ा फैसला मजीद ख़तरनाक हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीटीआई के हॉकिश अनासिर एक बार फिर इमरान खान के लिए मामलात ख़राब करने जा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले और उससे पहले मुफाहिमत की जो कयास आराइयाँ की जा रही थी वो महज कयास आराइयाँ ही साबित होने जा रही हैं? और दूसरा, बार बार के नाकाम एहतजाज, खास तौर पर नवंबर 2024 के इस्लामाबाद धरने की नाकामी जिसकी पीटीआई को भारी कीमत पड़ी, क्या उसके बाद भी एहतजाज वाकई एक काबिल अमल ऑप्शन रह भी गया है या नहीं? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ मुफाहिमत की कयास आराइयाँ, दूसरी तरफ 40 फुट तवील कंटेनर, आज़ादी या मौत का नारा। क्या पीटीआई के पास अब भी कंटेनर सियासत की गुंजाइश है? जैगम साहब, आपके ख्याल में ये इस तरह के जंगी नारे, कंटेनर की तैयारी, वज़ीर आला का उस कंटेनर का मुआयना करना, दूसरी तरफ मुफाहिमत की कयास आराइयाँ भी हैं, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ और डील्स हो सकती हैं? क्या ये जंगी नारे जो हैं ये किसी मुफाहिमत को, बातचीत को आगे लेकर जाएंगे? अहदाफ हासिल होंगे पीटीआई को या सियासत मजीद सुकड़ जाएगी? आशा, पहले मुझे एक बात बताइए जी कि जो एहतजाज करने वाले हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, ये कोई अमलोक हैं जो सिर्फ पख्तूनख्वा में उगते हैं? ये पंजाब में नहीं उग सकते, ये सिंध में नहीं उग सकते? रावलपिंडी, इस्लामाबाद की आबादी 60 लाख है। यहाँ पे हर मंगल को इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के आसपास बैठती हैं। वो काल देती हैं, वो ताने देती हैं, वो मलामत करती हैं, वो हुक्म देती हैं। सिर्फ चंद दर्जन टाइगर आते हैं, चंद 100 भी नहीं आते, बाकी अपने रज़ाइयों में दबके हुए वहाँ से ट्वीटें खड़काते रहते हैं। इस तरह से तो इनकलाब जो है वो ट्विटर के हेड ऑफिस में ही आ सकता है ना। अब ये कंटेनर को पख्तूनख्वा में धूप लगवा रहे हैं, रावलपिंडी में ये हालत है। इनकलाब जो है वो कंटेनर पर चढ़कर सवार होकर वहाँ से इस्लामाबाद में आएगा और वहाँ से पूरे पाकिस्तान पे छा जाएगा। यानी एक पॉलिटिकल मैसेज देना मकसूद है कि हम तैयार हैं, हम इस तरह की मुज़ाहिमत कर सकते हैं जैसे हमने पहले करने की कोशिश की है। ठीक है, क्या वाकई आप भी उस तरह की मुज़ाहिमत कर सकते हैं? ये सवाल है, गुंजाइश है। बात यह है कि यहाँ पे आपका जो सवाल है उसमें उनकी हिकमत अमली देख लेते हैं कि जो पहले की मुज़ाहिमत है उससे क्या निकला। यहीं पे सारा मसला है।
कि बुजुर्गों ने आपको 2014 में कंटेनर पर चढ़ाया, आपने 2025 में भी कंटेनर पर ही चढ़ना है। उस सियाने कहते हैं, मैं अंग्रेज सियानों की बात कर रहा हूं, कि हिट वाइल आयरन इज हॉट। जब लोहा गर्म हो तो उस वक्त उस पर जरब लगाओ। ये ठंडे लोहे पे हथौड़ा मार के हर दफा अपना हथौड़ा तोड़ते हैं। 9 मई को भी यही हुआ। कौन सा पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ, कौन सा इनकलाब आ गया। 26 नवंबर को भी यही हुआ, कंटेनर पे चढ़ के यहां आ गए। अभी आपने देखा कि क्या हुआ पिछले हफ्ते, कि ये जो शटर डाउन होता है, ये जो व्हील जाम होता है, ये किसी तहरीक के हाई पॉइंट पर होता है। ये तहरीक का बिगल नहीं होता कि आप इस तरीके से बिगल बजाएंगे और लोग निकल आएंगे। यानी जो आपने आखिर में जाके थोड़ा चलाना था वो आपने ठंडे लोहे पे चला दिया। तो स्ट्रेटजी तो आपकी है ही नहीं। उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जब भी आप मज़ाहमत करने निकलते हैं आप पर उल्टा दबाव बढ़ जाता है, कारकुनों का मोरल कम हो जाता है, कारकुनों बेचारों का रगड़ा बंद लग जाता है, आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। बजाय इसके कि उस मज़ाहमत के नतीजे में आपके लिए रास्ते खुलें, लोग आपसे बात करने के लिए तैयार हों, इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करने के लिए मजबूर हो, उल्टा ये फासला और बढ़ जाता है, मुज़ाकरात और मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अगर मैं इस सवाल को ऐसे रखूं ज़ैगम साहब, इस कंटेनर ने पेशावर से निकलना ही ना हो, सिर्फ एक दबाव के लिए और दिखावे के लिए वहां तैयारी की जा रही हो, मुआयने किए जा रहे हो, नारे लगाए जा रहे हो, तो ये दबाव काम करेगा क्या इस तरह से? ये दबाव काम करेगा और उल्टा काम करेगा। बिना क्योंकि इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब जहां पर ये लाकर पहुंचा है, जहां पर ये मामला पहुंचा है, वहां पे जब भी ये इस तरह की तहरीक का इशारा देते हैं, जिस तरह की तहरीक की अब इजाज़त नहीं है, तो पीटीआई पर सख्ती मज़ीद बढ़ जाती है, मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, गुफ्तगू के रास्ते और मसदूद हो जाते हैं। तो दे नीड अ बेटर पॉलिसी। जो मैसेज भी देना है वो मुख्तलिफ तरह का मैसेज देना है। मोबिलाइजेशन करनी है तो जेन्युइन ऑर्गेनिक मोबिलाइजेशन करनी है। ठीक, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, 60 लाख के ये 2 शहर हैं, 1 लाख वोटर तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बनता है ना जी। अगर आप केपी से बाहर, अगर आप इस्लामाबाद में, पंजाब में 10,000 लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो वहां से 10, 20, 30,000 लोग लाके आप कैसे इनकलाब कर लेंगे? तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपकी मोबिलाइजेशन क्यों काम नहीं कर रही, किस तरह की मोबिलाइजेशन की जरूरत है, और अगर मोबिलाइजेशन नहीं कर रही तो क्या आपने दरवाजे खोलने हैं या नहीं खोलने, आपने इमरान खान को रिहा करवाना है या नहीं करवाना, आपने कोई रास्ता बनाना है या नहीं बनाना, और अगर बनाना है तो फिर उसको किस तरीके से बनाना। ठीक हो गया, दुरुस्त है। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में कि एक तरफ मुफाहिमत की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये वीडियो सामने आ जाए कि 40 फुट तवील कंटेनर तैयार है जिस पर आज़ादी या मौत लिखी है, वज़ीर आला उसका मुआयना कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई के पास वाकई कंटेनर सियासत की कोई गुंजाइश बची है या कोई रास्ता बनाना चाहते हैं वो? देखें, पहली बात तो ये है कि हम इनकलाब बहुत करते हैं और इसको बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि इनकलाब से बड़ा शराब कोई नहीं होता। इनकलाब होता है पुराने ज़ालिमों को रिप्लेस करके नए ज़ालिमों को लाने का। ये बॉटम लाइन है आपके हर इनकलाब की। अब जो सवाल आपका है, ये एक मुहावरा है, जब तक सांस तब तक आस। और फिर कभी सोचा आपने पैंतरे बदलना, पैंतरा कामयाब हो ना हो, लेकिन कुश्ती में, लड़ाई में, जंग में, ये बॉक्सिंग में या आम जंगों में पैंतरे बदलते हैं। अच्छा जनरल भी वही समझा जाता है, शहजाद साहब से पूछ लेना, जिसको सिर्फ चार्ज ही नहीं रिट्रीट पे भी कमांड होती है, चूंकि वो भी एक आर्ट है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और इक़्तिदार तो जंग भी है और मोहब्बत भी। सर, पैंतरा नया नहीं है वहां पर। कमाल की बात है, मेरी बात सुन लेना यार, प्लीज डोंट इंटरप्ट। मेरी उम्र है नहीं, मैं खिसक जाता हूँ। अच्छा, और ये भी शायद ये भी मुफाहमत की जानिब ही एक कदम हो, जिसको मलफूफ अंदाज में शायद आपने या पता नहीं ये ज़ैगम साहब ने कहा है कि वो सिर्फ दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। जब होगा, जब पकेगा तो फूटेगा। सराइकी का मुहावरा है, पकेगा तो फूटेगा, इंतजार कर लें, एडी गड़ी काली पई जी। ठीक हो गया। मगर क्या ये पुरानी स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी अगर इसको चलाने की कोशिश करते हैं?
यू नेवर नो, अच्छा। यू नेवर नो। एक खूबसूरत प्रिंसिपल आपको बताऊं कि आप 1 से 100 तक कार्ड्स छोटे छोटे लिख के जेब में डालें, तो मैं नंबर भूल गया हूं कि कितनी बार आप ट्राई करोगे तो वो तरतीब में निकल आएगा। आप बाजू का सिगरेट पी के फेंकते हो गुल, और बाजू का सीधा खड़ा हो जाता है। नॉर्मली हो नहीं सकता, मेरे साथ खुद हुआ है, आई हैव एंजॉयड इट। मैं कोशिश करूं तो नहीं होता। सिगरेट पिया, फेंका, अब नहीं, घर में, बाहर नहीं, तो वो ये फुदक के ना वो यूं सीधा खड़ा हो जाता। यू नेवर नो, ये चुम्मी चुम्मी ठा ठा का खेल है भाई। सर पैर तो है नहीं यहाँ किसी चीज का। ये तो लग गया दाग तो बस ठीक है, ना लगा तो तद भी ठीक है। वो पोजीशन तो है ही ना जिसमें हैं ये लोग जी, उससे को बेहतरी आ सकती है ना, बदतरी और क्या आनी है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, एक ओपिनियन है कि वही पुरानी स्ट्रेटेजी काम भी कर सकती है और एक ओपिनियन है कि फिर रद्दमल भी सख्त आएगा, मगर ये कंटेनर सियासत पीटीआई का 2014 से एक अहम टूल रहा है, 24 के आखिर के बाद से नहीं दिखाया, उस तरह से नजर आया। महज ऐलानात के तौर पर इस्तेमाल कर रही है पीटीआई इस वक्त आपको अलामती तौर पर, या बाज़ाब्ता और बाकायदा एहतजाजी सियासत की वापसी का आगाज होने को है? अच्छा, आपका चूंकि कंटेनर का इस्तारा आप इस्तेमाल कर रही हैं, जी, तो कंटेनर पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासत में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हमें तो सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो ने 2007 में, उससे पहले ट्रक में 1988 में आई थी चढ़ के, और भी लोगों ने ज़ाहिर ट्रक वगैरह यूज किए हुए हैं, लेकिन कंटेनर का इस्तेमाल उस वक्त हुआ। तो कौन सी तोपें चल गई उस वक्त उस कंटेनर में से? सिमिलरली बाद में भी कंटेनर इस्तेमाल हुए, तो कौन से कंटेनर में से कौन सी तोपें चली? कुछ नहीं, कोई तोप नहीं चलती। सियासत का आजकल एक तरीका है, पाकिस्तान की सियासत में इसकी जगह बन गई है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल की चीज़ है, जो इससे बात निकले, जो फिक्र निकले, जो आवाज़ निकले, वो मैटर करती है, ना कि कंटेनर बजाते खुद मैटर करता है। लेकिन उससे पहले एक शेर सुन लीजिए मिर्ज़ा गालिब को। आप हम सब माशाल्लाह, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गए। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये जो मुश्किलें डालने वाले हैं ना, उनको इस शेर को रोजाना सुबह लिख के अपने सामने रख लेना चाहिए कि रंज से इतना खूगर ना करो इंसान को कि वो रंज का असर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहनी चाहिए कि रंज जब हो, जब चोट लगे, जब जख्म दो, तो जख्म का दर्द भी हो, और जब जख्म का दर्द खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए कोई माने नहीं रखता कि उसने क्या कीमत चुकानी है, किस तरह चुकानी है, कैसे चुकानी है। हैविंग सेड दैट, तो ये तो आपका वो सवाल का जवाब हो गया कि सियासत किस किस्म की होगी। नहीं, सियासत तो हर तरह की हो सकती है। हम ये आज कोई बात तो नहीं कर ली उसने, किसी ने भी किसी के ऊपर, कि आइंदा इस किस्म का बस मेरा आपके साथ ही होगा जानू पे बैठ के, या हर चीज न, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि जिस किस्म का माहौल होगा उस किस्म की सियासत होगी। कभी एग्रेशन होगी, कभी उस पर पीछे जाएंगे, कभी 2 कदम आगे, कभी इधर, कभी बाएं, कभी दाएं। जिस किस्म का सियासत का सियासी माहौल होगा उस किस्म का खेल खेला जाएगा। और ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, ये तमाम सियासी पार्टियों की बात है, जो कि अपने अपने मफादात और अपने अपने पर्पज और अपने अहदाफ लेके चलती हैं। तो मेरा ख्याल है सियासत को बैत की शक्ल में देखना, ये मेरे ख्याल में गलत सोच होगी और उसको हमें यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। पिछले चंद दिनों के अंदर जो तब्दीलियां आपने देखी, आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी ने उस कंटेनर के होते हुए 2 इतनी अहम मीटिंग्स के अंदर शमूलियत की और उसके ऊपर जिम्मेदारी उठाई और उसके जिम्मेदार बने। मीटिंग हुई एक, राइट, तो 2 हो गई ना, एक पहले हुई और एक आज हो गई। अच्छा, तो इससे आपको अंदाजा होता है कि वो कंटेनर के बावजूद अकल अपनी जगह पे कायम रहती है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो गई, जो कि नहीं हो रही थी, पहले हो जानी चाहिए थी, शायद उससे भी कुछ बेहतरी आ जाती। तीसरा, आज वकील साहब को भी मौका मिल गया आगे जाके मिलने का, वो भी जाके कोर्ट को कुछ बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमे रुके हुए थे वो खुल गए कि आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुफाहमत और मज़ामत के अंदर से एक चीज चुनी जाएगी। कभी मुफाहमत होगी, कभी मज़ामत होगी। कितनी ढील कहाँ पे देनी है, अभी तो हम बसंत से फारिग हुए हैं कि गुड्डी का कहाँ पे उसको ढील देनी है और कहाँ पे उसको खींचना है। मेरे ख्याल में यही तो सारी खेल होती है पतंगों की। तो इन पतंगों की लड़ाई के अंदर हमें बहुत जल्दी
एक स्ट्रिक्ट रिजिड सिस्टम। सर फिर एक पतंग कट जाती है, ये ढील देने में और पेचा लगाने में ना एक पतंग कट जाती है। वजीर आला अफरीदी का कंटेनर जो है वो मुफाहमती अमल में किसी स्ट्रेटेजी के तौर पर काम आएगा, या फिर आप समझते हैं वो रियासत को दबाव में ले आएगा, ला सकता है? जो पतंग कटती है वो किसी छत पे गिरती है और वो छत वाले उसके अंदर दोबारा उन तनाबों में डाल के ना अपनी डोर फिर उड़ा देते हैं। तो एक तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, पतंगें गिरी हुई ये नहीं होता कि कभी उड़ने के काबिल नहीं रहती, अनलेस फंस ना जाए किसी जगह पे। तो इतनी अक्ल होनी चाहिए कि गिरना है तो किस छत पे गिरना है। तो डोरें हिलती रहेंगी पतंग की, आप ये कह रहे हैं? आप दूसरी बात जो आपका सवाल है कि क्या वो स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर क्या है? सब कुछ स्ट्रैटेजी है, हर चीज स्ट्रैटेजी है। इन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है, तमाम चीजें आलात आपके पास हैं, आपने कौन सा औजार किस वक्त, कौन सा आला, कौन सी सोच किस वक्त इस्तेमाल करनी है, वही सियासत है। और ये समझ होनी चाहिए मेरे ख्याल में इन लोगों की अचकजई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मौजूदगी में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन गार्ड रेल्स चल के अपने हदूद के अंदर रहते हुए मामला आगे चलेंगे। सियासत के अंदर थोड़ी सी उम्मीद बेहतरी की पैदा हो रही है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, एक तरफ रिकंसिलिएशन की ये कयास आ रही है गुफ्तगू, फिर कंटेनर जिस पर आज़ादी या मौत लिखा है, मज़ाहमती इस्तारा है, ये बारीक लकीर है मुफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान। पीटीआई तवाज़ुन बरकरार रख पाएगी, सियासी खला में गिर जाएगी? ऊपर दो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट में से एक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई पोलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, और एक तरफ कहा गया कि पोलिटिकल स्ट्रेटेजी मौजूद है। आपको पीटीआई कहाँ दिखाई देती है? मजबूर दिखाई देती है आयशा। और मैं जब इस सूरत हाल को देखता हूँ तो काफ़ी हमदर्दी मुझे पैदा होना शुरू हो जाती है मेरे दिल में सुहेल अफरीदी साहब के लिए, क्योंकि एक बहुत मुश्किल जगह पर फंसे हुए हैं। देखिए, पिछले 2 माह में अगर आप उनकी सियासत का जायजा लें तो मेरा ख्याल है 2 बातें बड़ी सामने निकल के आती हैं। एक शायद उनको समझाई गई है, और वो ये है कि ये जो नाराज वजीर आला वाला खेल वो खेल रहे थे उससे पहले चंद माह तक, वो नहीं चलेगा ज्यादा। और अगर वो सियासी मैदान में उतरे हैं तो जो भी उसके मदरजा कवायद हैं उसके मुताबिक ही उनको ये खेल खेलना पड़ेगा। या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो इस मैदान में अपनी जगह नहीं खोलें। और एक जो शायद उनको खुद जब उन्होंने अपनी हालत पर नजर डाली है तो उनको खुद समझ में आई है कि आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो एक मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो कम से कम मेरे लिए आसानी हो जाएगी। देखें, 90 की दहाई में जब हुकूमतें बदलती थी ना, हर 2-2.5 साल बाद हुकूमत बदल जाती थी, फिर एक इंतखाब होता था, फिर दूसरी पार्टी आ जाती थी हुकूमत में, 2-2.5 साल वो भी गुजार लेती थी। वो एक तरह से एक 1 डे मैच था। वो शुरू होता था, थोड़ी देर के लिए खेला जाता था, फिर खत्म हो जाता था, फिर दोबारा से शुरू हो जाता था। इमरान खान के आने के बाद इस खेल को, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, इसके बुनियादी कवायद तो नहीं बदले हैं, लेकिन उन्होंने इसकी तवालत में जरूर इजाफा कर दिया है। एक 1 डे मैच से वो उसको एक टेस्ट मैच की तरफ ले गए हैं। और ये वजह है कि मुझे इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब से थोड़ी सी हमदर्दी है, क्योंकि उनको अब ये समझ आ गई है कि वो नाराजगी का खेल ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो सपोर्ट बेस है, उनको ज्यादा सपोर्ट बेस तो नहीं है, वो तो इमरान खान की वजह से अपने ओहदे पर भी कायम है, और पार्टी में भी जो उनका मकाम है वो इमरान खान की वजह से है। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी खुश रखने का कोई ना कोई तरीका तो उनको चाहिए है ना, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कभी तल्ख लहजा भी अपनाएं, बंद दरवाजों के पीछे जो भी बात करें, बाहर निकल कर वो उनके रवैये में कोई बहुत ज्यादा लोगों को उनका रवैया मुख्तलिफ ना नजर आए। मुश्किल खेल है जो उनको खेलना पड़ रहा है, कम उम्री में ही खेलना पड़ रहा है। लेकिन इसके तो आप ये कह रहे हैं वो मुफाहमत और मज़ाहमत में तवाज़ुन कायम रखे हुए हैं, मगर क्या उनके पास कंटेनर सियासत की गुंजाइश है? देखिए, मैंने कहा ना, ये गुंजाइश की बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी की बात है। और उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है वो हुकूमत से डील करना या मुक़तदरा से डील करना या हमारी अस्करी क़यादत से डील करना नहीं है। उनके सामने जो बड़ा चैलेंज है वो इमरान खान के जो जुर्मी सपोर्टर्स हैं और जो उनकी पार्टी के अंदर एक हार्ड लाइन तबका है, उनको किसी तरह से जिनकी ख्वाहिश है कि ये बस हाथ ही पलट दी जाएगी। छोड़े, इमरान खान तो इनकलाबी लीडर है ना, वो तो इनकलाब की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, तो फिर क्यों हम मुरवजा कानून के मुताबिक कोई सियासी खेल खेल रहे हैं? बस हाथ को उल्टे उन लोगों को दूर रखना अपनी वसात से, और उन लोगों को इस बात पर माइल करना कि नहीं, शायद ये इसमें हमारी ज्यादा बेहतरी है, ये उनका बड़ा चैलेंज है। और वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं, अब इसमें मेरा तो ख्याल है कि हमें आने वाले वक्तों में उनके रवैये में शायद बल्कि बढ़ती हुई भी नजर आए, जो उनकी ये मजबूरी बढ़ेगी। और किसी ना किसी हद तक वही लोग जो उनके लिए इस वक्त मुश्किलें बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उनके सहारे की भी जरूरत पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वो अगर इस खेल में पीछे हट जाए
तो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस बसात को ही उलट। दुरुस्त हो गया जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत के नए निज़ाम, एक नई पॉलिसी पर जिसको अवाम किस तरह परसीव कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हुकूमत ने डाका डाला है अवाम की जेब पर। गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग के नए निज़ाम से बदलकर सोलर पावर की बुनियादी मुआशियात को ही तब्दील कर दिया है। नेपरा की नई रेगुलेशंस के मुताबिक सार्फिन को अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी कीमत अदा करना होगी। नए नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए लाइसेंस की मुद्दत 7 साल के बजाय 5 साल होगी। सार्फिन का यूनिट अब सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। हुकूमत को बेची जाने वाली बिजली की फी यूनिट कीमत में 17 रुपए यानी 3 गुना की बड़ी कमी कर दी गई है, जिसके बाद अब फी यूनिट कीमत 27 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए होगी। जबकि ग्रिड से लिए जाने वाली बिजली पर वही पुराना टैरिफ लागू होगा जो 50 रुपए फी यूनिट से भी तजावुज कर चुका है। यानी अवाम हुकूमत को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का यूनिट इंतहाई सस्ता बेचे और फिर वही यूनिट हुकूमत से 5 गुना महंगा खरीद ले। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस मुल्क में सोलर और नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। लोगों ने जमा पूंजी, कर्ज और किस्तों पर सोलर सिस्टम्स लगवाए। अप्रैल 2022 में खुद उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोलर पैनल पर 17% ड्यूटी खत्म करते हुए इसे हर घर की जरूरत करार दिया था। उस वक्त पैगाम वाज़ेह था कि सोलर लगाएं, मुल्क का बोझ कम करें। मगर अब पॉलिसीज मुसलसल बदलकर उन्हीं सार्फिन को मुश्किल में डाला जा रहा है जिन्होंने रियासत की पॉलिसी पर एतमाद किया। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में वजीर आजम ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए कमी का ऐलान किया। यानी एक तरफ कारोबारी तबके को रियायतें, दूसरी तरफ घरेलू सोलर सारिफ को उसकी अपनी पैदा करदा बिजली भी महंगी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि वो शहरी जिसने रियासत के कहने पर माहौलियाती जिम्मेदारी के नाम पर और महंगी बिजली से बचने के लिए अपनी जेब से सरमाया खर्च करके सोलर लगवाया, आज वही सबसे आसान और क्यों? बरसों से हमें बताया जाता रहा कि बिजली IPPs की वजह से महंगी है, मगर जब आम आदमी ने वो बोझ कम करना चाहा तो अचानक वही निज़ाम के लिए मसला बन गया है। असल मसला सोलर सारिफ है या वो मुआहिदे जिन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं की जाती। हुकूमती पॉलिसीज अवाम के साथ मुआहिदे की तरह होती हैं। जब हुकूमत अपनी ही पॉलिसीज वापस ले ले तो अवाम निज़ाम से जुड़ने की बजाय उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और पैनल के लिए सवाल इस तरह से। नेट बिलिंग का नया निज़ाम, हुकूमत सोलर सारिफ से 10 रुपए का यूनिट खरीद कर 55 रुपए का बेचेगी। हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी या अवाम की जेब पर डाका डालने का नया तरीका। ज़ैगम साहब, ये निज़ाम की इनएफिशिएंसीज को फिक्स करना या अकाउंटेबल करने की बजाय अवाम को फिक्स करने का तरीका, क्या ये एक नया पैटर्न हो गया है हुकूमत चलाने का? क्योंकि अवाम ही फिक्स हो सकते हैं ना, निज़ाम तो फिक्स नहीं हो सकता। ये जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, ये हमारी पावर एलीट, हमारी ताकत की, अशराफिया की नालायकी, नाअहली, बदउनवानी का ताजमहल है। इहराम मिस्र है इनकी नालायकी और बदउनवानी का। अब ज़रा देखिए, सोचिए कैसा मुल्क है। ज़रूरत से ज़्यादा दुगने से भी ज़्यादा पावर स्टेशन लगा दी, इतनी कैपेसिटी बढ़ा दी, मुआहदे डॉलर में किए, उतनी कीमत लगा दी जो ये मुल्क देना अफोर्ड नहीं कर सकता था। पावर स्टेशन लगा दिए, तारें नहीं बिछाई। फिर फ्यूल जो है कि किस चीज़ से बिजली बनेगी, तमाम इंपोर्टेड से बनेगी, महंगी। थरकोल दरियाफ्त हो चुका था, उस पर काम शुरू हो चुका था, पावर स्टेशन भी साथ में लग रहा था। आप 80% थरकोल पे ले जाके दुनिया की सस्ती बिजली बना सकते थे। आपने दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनाई। डिस्कोस को, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको रिफॉर्म नहीं किया। 25% तक चोरी होती है, इनएफिशिएंसी है, कुछ करने को आप तैयार नहीं है। हालत यह कि अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सनत अलग बर्बाद हो रही थी, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अलग तबाह हो रहे थे, लोगों की पूरी तनख्वाह, पूरी पेंशन के बराबर बिजली के बिल आ रहे थे। अब लोग भाग रहे हैं, बेचारे लोग भागे हैं सोलर की तरफ, तो अब वो वारे नहीं खा रहा। लोगों तो कसूर नहीं है, लोग तो बहुत सस्ती बिजली बना रहे हैं। एक इनकलाब की तरफ लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान उस इनकलाब की एक मिसाल है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, दुनिया में पाकिस्तान उसकी मिसाल है। लेकिन ये हजम नहीं हो रहा सरकार को। इस वजह से नहीं कि लोगों ने कुछ गलत किया है,
इसलिए कि आपने एक सबसे अहम सेक्टर को, जिसके सर पे सवार होकर आपने मुल्क को सनत की तरफ लेके जाना था, रोज़गार की तरफ लेके जाना था, खुशहाली की तरफ लेके जाना था, उसको ये अपने हाथों अपनी पॉलिसियों से बर्बाद किया। आप कैलकुलेटर तक उठा के कैलकुलेट करने की सलाहियत नहीं रखते थे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की बिजली क्या होगी, ज़रूरत क्या होगी। गलत मफरूज़े को बुनियाद पे आपने तमाम पॉलिसी बनाई। अब आप इसको देख लीजिए, दुरुस्त। मैं मान लेता हूँ आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आपको ये ख्वाब आना अब शुरू हुआ है। सही। जब ये पॉलिसी बनाई थी आपने उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। फिर आप ये देखिए ये किस वक्त कर रहे हैं जी। जो जितने खुशहाल लोग हैं जी। वो इस वक्त जा चुके हैं सोलर पे, यानी सोलर पे नहीं, नेट मीटरिंग पर। जी। उनको 7 साल तक नहीं छेड़ा जाएगा। अब क्योंकि ये सस्ता हो गया है, गरीब की दस्तरस में आ गया है, महंगा कर दो। अब कम आमदनी वाले लोग भी आने लगे हैं, तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक हो अब गया। ये दरवाजा उनके लिए बंद। दुरुस्त हो गया। तो ज़ैगम साहब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कल हम एआई इनकलाब की बात कर रहे थे। कोई इनकलाब अगर आने भी लगे तो हुकूमत ने खुद आगे खड़े हो जाना। हसन निसार साहब, अगर गलत मफरूज़े पर कल पॉलिसी बनाई गई तो आज कैसे कहा जा सकता है कि दुरुस्त मफरूज़े पर पॉलिसी बना ली गई होगी? ये कैसी पॉलिसीज हैं कि आसान हल ढूंढते हैं, अवाम की जेब में से निकाल लो? अवाम की रगों से निकाल लो। अपनी उर्दू थोड़ा इम्प्रूव करें, जेब तो रह नहीं गई। अच्छा, इससे बड़ी नंगी शर्मनाक धांधली, ठगी या ब्लैकमेलिंग क्या हो सकती है? बताएं। पूरी दुनिया की तारीख उठाएं, नीम मुहज्जब मुल्कों में भी ये काम नहीं होता, कयामत आ जाए। अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारी हर हुकूमत उस बांदरी की तरह है, बंदरिया, जिसके पांव जलने लगते हैं अपनी लूटमार की वजह से, तो वो बच्चे भी पांव के नीचे रख लेती है। मुहावरा है कि बंदरिया के बांदरी दे पैर जलन लग पाए, उन्हें बच्चे थल्ले रख लें। अच्छा, तो ये तो फिर कमीन रियाया है, होना फिर भी कुछ नहीं। लेकिन आखिरी बात, ये लोग आतिश फिशां के धाने पर बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, रक्सो सरूद की महफिल सजी हुई है, और इनको नहीं पता कि आतिश फिशां मुर्दा नहीं है। अल्लाह करे जोरे सितम और ज्यादा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। बताएंगे तो आमिर साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये जब किसी बड़े कारोबारी ने शायद काम शुरू किया होगा सोलर पैनल का, तो पूरी कौम को कहा गया होगा कि सोलर पैनल लगवा लें आप, ये क्लीन ग्रीन एनर्जी और मार्केटिंग, और वजीर आजम भी मार्केटिंग कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि किसी ने बैटरीज ऑफ ग्रिड करने का काम शुरू करना है यहाँ पर, कि लोग ऑफ ग्रिड हो जाएं, तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स खुद रियासत और हुकूमत चला रही है। ये किस तरह की पॉलिसीज हैं? ना आप कल रिसर्च करें, ना पेपर वर्क करें, ना आपको पता हो क्या चाहिए, और आज एक और पॉलिसी रख दें। क्या ऐसे निजाम चल पाएगा? अवाम का इत्तेमाद होगा, इन्वेस्टर का होगा? आयशा, मुझे आपके सवाल के ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना आपने, उस पर एक एतराज़ है, ये कि अवाम की जेब पर डाका डालने का एक नया तरीका। देखिए, कौन से अवाम, किस अवाम की बात करती हैं? अवाम ने तो कभी सोलर लगाया ही नहीं है सिस्टम, ये तो खवास का काम है, खवास ने लगाया हुआ है, तो उनकी जेब पे डाका ज़रूर डला है और डलना चाहिए मेरी नज़र के अंदर। ये वो भी एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा ख्याल है अब टाइम टू बेल द कैट वाली बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात आपने कहा कि सोलर के ऊपर लोगों ने कमाया, आईपीपीस पे कितना कमाया? बिल्कुल। यानी पहला पैसा बनाया गया आईपीपीस के ऊपर। थर्मल पावर प्लांट्स आज रो रहे हैं 21 अरब डॉलर के चीनी पावर प्लांट सीपैक के हिस्से के तौर पे यहाँ पे लाके लगाए गए। अब समझ नहीं आ रही कैपेसिटी चार्जेस है, आप उसको इवेल्युएट ही नहीं कर सकते, उनको खोल ही नहीं सकते। तो 21 अरब के हम वहां पे घुमा बैठे हैं और अब हम उसके पैसे पूरे करने की कोशिश करें। उसके बाद किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज आ गया है और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, सोलर लगा लो, और फिर सोलर में दबा के किसी ने पैसा बनाया। ठेका ही किसी 1 या 2 लोगों के पास था, कमाल का पैसा बनाया। अब आप जैसे जिक्र कर रही हैं बैटरियों का पैसा होगा, ये जो लोग हैं जो बैटरियों के पैसे दे सकते हैं ये देंगे और इनको इनसे लेने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, बेशक वो जो 200 यूनिट वाला जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है उसका शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन होगा क्या कि हर तरफ से लोग अपनी जेबों में पैसा ही पैसा डालते जाएंगे। आपको पता है कि आपका पैसा जिस वक्त हम बिल अदा करते हैं 55 रुपए या 60 जो भी बनता है,
उसके अंदर चोरी का, उसके अंदर लाइन लॉसेस का, उसके अंदर प्रिविलेज रेट्स का, उसके अंदर जो सेक्टोरल रेट्स हैं उनका, अब उसके अंदर 4 पे 40 पैसे और ऐड कर दिए गए कि उनके कम किए तो कहीं ना कहीं से तो लेने हैं। तो आपने का सुना होगा अपना, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि उस दायरे में रहते हुए हमने रीएडजस्ट करनी है रेट्स। एक तो उन्होंने ये कर दिया, 4 पे 40 पैसे आपकी जेब से भी निकलना शुरू हो गए। ठीक। तो कहने का मतलब है कि इस किस्म का जो लूट मार है, उसके बाद ये असल में एनर्जी पॉलिसी की दिवालियापन है, ये नालायकी की हद है, इससे ज्यादा नालायक, और इस हद तक ये गिर चुका है कि अब इस रिकवरी की मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, नेट मीटरिंग अगर समझ में नहीं थी तो ऑफ ग्रिड लोगों ने सोलर लगाए अपनी सहूलत के लिए कि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा थी तो हुकूमत चलती रहती ना, पॉलिसी का कल पता था। आज कहते हैं कि सोलर पैनल की वजह से जो सार्फिन ऑन ग्रिड थे उन पर बोझ पड़ रहा है। ना हुकूमत कल जानती थी सिस्टम कैसा चलाना है, ना हुकूमत आज जानती है कि सिस्टम कैसे लेके चलना है। कोताही हुकूमत की या उनके इदारों की। आप पेरिस मुआहदे का हिस्सा हैं, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मुल्क में बन रही थी, हर जगह पर अवाम को डिस्करेज क्यों किया जाता है जहां वो ही डिलीवर करने वाले हैं? मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह यह है आयशा कि वो कहते हैं ना कि अंडे से ऑमलेट बनाने के तो कई दर्जन तरीके हमने ईजाद कर लिए हैं, लेकिन ऐसा तरीका आज तक हमने कोई नहीं ईजाद किया जिससे ऑमलेट से वापस अंडा बनाया जा सके। और ये मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में ये हमारी अब तक की एनर्जी पॉलिसी का खुलासा है कि हमने न सिर्फ उसका ऐसा एक ऑमलेट बना दिया बल्कि एक ऐसा जहरीला ऑमलेट बना दिया है जिसका असर हमारे माशरे के ऊपर अब हमें नजर आना शुरू हुआ है। और इसकी जो सबसे खतरनाक पहलू है ना आशा, हम सर पीट लें, हम जो मर्जी कर लें, जितनी तनकीद कर लें हुकूमत को, जितने बेबस हो जाए हम हुकूमत के सामने, इसका इलाज कोई नहीं है। अभी आपने प्लानिंग मिनिस्टर की मीडिया टॉक सुनी है, अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि ये $15 बिलियन जो हमने चाइना को वापस करनी है उसको रीनेगोशिएट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इमेज बड़ी खराब हो जाएगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बात यह है कि ये जो अगले 10 साल में $15 अरब हमने वापस करनी है, उसका मतलब क्या है आशा? उसका मतलब ये है कि आज से 10 साल बाद ये जो आपके बड़े बड़े नाम हैं सियासत में, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इमरान खान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी 80 साल की उम्र हो जाएगी, इनकी सियासी करियर उस वक्त खत्म हो गया होगा। इनके जिस वक्त जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े फैसले करने के मिजाज बने हुए हैं, वो तितर बितर हो चुके होंगे। तो अब हमारे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है शायद, सवाए इसके कि हम ये जो चंद दिन पहले शऊर की बात हो रही थी ना, हम अपने आने वाली नस्लों को जब शऊर दें तो हम उनको ये समझाएं कि देखें आपकी पॉलिटिकल लेगेसी, आपके लिए जो हमने विरासत छोड़ी है ना, वो ये उसमें वो कर्ज भी हैं जो आप पर वाजिब नहीं होने चाहिए थे। सो आइंदा के लिए आप जो भी सोच रखें उसके अंदर ये भी आप फैक्टर इन कर लें ये चीज कि हम लोगों ने आपको सवाए कर्ज और मुश्किलात के कुछ नहीं दिया। बाकी अगर आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट या कोई एनर्जी एक्सपर्ट ये कहेगा ना इसका कोई शॉर्ट टर्म में इलाज है, तो वो आयशा वो भी दीवाने का ख्वाब भी होगा, वो खुद फरेबी भी हो सकती है। ये जो सूरत हाल हमने अपनी एनर्जी पॉलिसी के बना ली है ना, मेरी नजर में इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसका कोई शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बता दिया इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये अपने आप को वैसे ही सियासी मंजरनामे पे इनको पता है कि इन लोगों ने नहीं। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब की बात पर ही कंक्लूड कर लेते हैं कि हर पॉलिसी ऐसी दी जाती है कि जो अवाम का खून सिर्फ चूस रही है, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं, और आने वाली नस्ल को एक ही पैगाम दिया जा सकता है कि आपको वो कर्ज भी उतारने हैं जो आप पर वाजिब नहीं है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।